जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट द्वारा पूछे गए जनवरी 2023 में ईवीएस खंड के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट पेपर जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। इसको आप सभी लोग पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी उक्तियां अपनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, इमारतों से दूर में खुले में रहिए, निकटतम इमारत में भाग जाइए, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए, निकल कर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, इमारतों से दूर खुले में रहिए। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कला के कौन के रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों से वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेड़ से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। कौन सा हो जाएगा, मधुबनी। ये मधुबनी कहाँ पे मनाया जाता है, ये मधुबनी जो पेंटिंग है कहाँ का फेमस है वो है, तो ये बिहार का हो जाएगा। मधुबनी कला में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित पुष्पों के वर्णों, पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेड़ से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख चित्रकला एवं उनसे संबंधित राज्य निम्न हैं। ये इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट हैं, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मधुबनी बिहार में होता है, वर्ली महाराष्ट्र में, कलमकारी आंध्र प्रदेश और फुलकारी हरियाणा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ईवीएस के पोर्शन को आप सभी लोग उठा के देख लीजिए, बार बार ये रिपीट हुआ है। आप सभी लोग इसको नोट डाउन अलग करके अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त होते हैं। कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं को पौधे के समान भाग बीज से प्राप्त करते हैं, यानी कि एक ही जगह से प्राप्त किया जाता है। भोजन के रूप में पौधे का नाम, बैगन, मिर्च, सेब। इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, इसके फल को खाया जाता है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ, इसके बीज को खाया जाता है। आलू और अदरक के तना को खाया जाता है। मूली, चुकंदर, शलजम और शकरकंद, इनकी जड़ें खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले डी होगा, फिर ये होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का परावर्धन बीजों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा, चावल, गेहूं और ओट्स। चावल, गेहूं और ओट्स का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। एक बीज से एक पौधों और इस पौधों द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधों से अनेक पौधों को तैयार करने की विधि को परावर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। आपको बताना है कि कहाँ से हो जाएगा ये, पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इडली, चटनी, चावल और सांभर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन में देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में
कांस्य पदक अपने नाम किया? पीवी सिंधु का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन इडली, चटनी, चावल और सांभर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सभी लोग अच्छे से कंसेप्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसी क्रम में थोड़ा और देखते हैं। गोवा में क्या पसंद किया जाता है? गोवा में नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। गोवा में नारियल के तेल में पकाई हुई मछली। अगर वहीं पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली को पसंद करते हैं। केरल की बात करें तो केरल में उबले हुए टेपकोआ को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय रूप में भोजन के तौर पर खाया जाता है। गोवा और जम्मू कश्मीर में केवल इतना सा डिफरेंस है, गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं मछली को और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये की दो बहनें बी और सी हैं। ये का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? इसको आप लोग जब निकालेंगे तो डी उनके अंकल, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? मतलब वायु के द्वारा कौन सा इसमें से ज़्यादा फैल सकता है? सूरजमुखी, आक या मदार, आम, जेंथिस। तो इसको क्या हो जाएगा? मदार, क्योंकि मदार के फूल आप लोग देखे होंगे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हवा चलता है तो इधर उधर उड़ के जाते हैं। कौन सा हो जाएगा? मदार। आक यानी कि मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है। आक के पौधे शुष्क, ऊसर और ऊंची भूमि में प्रायः सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैली हुई है कि आक का पौधा विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है। इसके विपरीत यदि आक का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुभवी वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों से इससे बड़ा फायदा मिलता है। सावधानी, मदार के दूध को आँख में नहीं लगाना चाहिए। इसके लगाने से आँख की दृष्टता यानी कि दृष्टि जाने का डर रहता है और आदमी अंधा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। यानी आपको इसमें क्रम बताना है कि पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेंकें, गेहूं का आटा बनाएं। ये तो होगा नहीं। गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि खाद जैव निम्नकरणीय है, खाद से एक परस्पर रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये बी और सी, यानी कि ये सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं। आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? यानी कि आप जब गंगा किनारे शहर को, आपको ये इसमें से बताना है कुल मिला के कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर को आपको बताना है इसमें से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। कलकत्ता गंगा के किनारे बसा है, कानपुर भी गंगा किनारे बसा और बनारस भी गंगा किनारे बसा हुआ है। यदि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कोलकाता, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों का समुच्चय का चयन करेंगे। गंगा नदी हिमालय गंगोत्री से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता आदि शहरों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सभी स्टॉप पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से आपको सही बताना है कौन सा युग्म सही है। गेहूँ, मूसला जड़, धनिया, मूसला जड़, गाजर, झकड़ा जड़ और बांस, मूसला जड़। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जो धनिया है
उसमें मूसला जड़ पाए जाते हैं। मूसला जड़ में गाजर, धनिया और मूली पाया जाता है। झकड़ा की बात करें तो झकड़ा में गेहूं, धान और जौ। अपस्थानिक जड़ की बात करें तो बरगद और घास। जड़ों के कार्य क्या हैं इसको देख लेते हैं। जड़ों का प्राथमिक कार्य पौधों को स्थिर बनाए रखना, पानी को घुले हुए खनिजों का अवशोषण करके उन्हें तने तक पहुंचाना और संरक्षित खाद्य पदार्थों का भंडारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा जीव या सांप वर्ग कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छिपकली। सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी छिपकली है, क्योंकि सर्प, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ सरीसृप श्रेणी में आते हैं। हेर्पेटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है? आपको बताना है कौन सा पेंगुइनों का एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है। उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीरों में बहुत वसा होती हैं। ये होता है, यानी कि ये तो होगा नहीं। उसके शरीर धारा रेखीय होती हैं, ये भी होता है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, यही नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर जो देना होगा तो आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ये भी होता है, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोलती इमारतें गोलकोंडा जिले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय कराता है। तकनीकी अवकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व के समय की व्यवस्थाओं का। यह ऑप्शन नंबर बी है, गोलकोंडा जिले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन का। युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का। या फिर स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि ये सी और डी, इसका आंसर हो जाएगा। ये सी और डी, ये तीनों सही होंगे, बी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यात्रा यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर प्रक्षेप है। निम्नलिखित में कौन सा इस प्रक्षेप का उदाहरण है? यानी कि ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, या कि विभिन्न वाहनों से भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन में इसको देखते हैं। ईवीएस का पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप का एक उदाहरण है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की दर ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वॉल्यूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग क्या है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में उन्होंने जो सबसे उच्चतम स्तर को उन्होंने रखा तो क्या है? क्रिएट, यानी कि सृजन करना। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग अच्छे से रीड कर लेना। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग सृजन है। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण 3 पदानुक्रम मॉडल का एक समूह है जो शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। वर्गीकरण में ब्लूम ने अधिगम के 3 पक्षों की पहचान की है, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक विकास शामिल है। इसको आप लोग कैप से याद कर सकते हैं। किससे? CA
पी कैप से कॉग्निटिव और असेसमेंटम और साइकोमोटर। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी शैक्षणिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सिद्धांत में योगदान दिया। ब्लूम ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव था। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सीडीपी में भी काम आएगा, इसको आप सभी लोग अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा? रूब्रिक द्वारा। किसके द्वारा? रूब्रिक द्वारा। इनमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं रूब्रिक आखिर है क्या। रूब्रिक द्वारा एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक आकलन का एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलुओं के लिखित, मौखिक और दृश्य प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचानता है। यानी कि रूब्रिक जो है उससे बालक के लिखित, मौखिक और दृश्य वो क्या प्रदर्शन कर रहा है उसका सभी का आकलन का एक समूह है। इसका उपयोग दत्तकार, कक्षा में भागीदारी और कुल ग्रेड में किया जाता है। एक पोर्टफोलियो मूर्त कार्य नमूनों का एक बहुमुखी और अनुकूलनीय संग्रह है जो समय के साथ बच्चे के सीखने की नई वस्तुओं को दर्शाता है। एक ईवीएस शिक्षक न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को समय के साथ एकत्र करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आयशा एक कक्षा में 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने की को कहती है। इस क्रियाकलाप से कौन से कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? यानी कि आयशा एक शिक्षक है जो कक्षा 5 में पढ़ा रही है और उनको बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि सभी प्रकार के घर, सभी या कई विभिन्न राज्यों के घर किस प्रकार के बने होते हैं, उसका मतलब किस प्रकार के कौशल को विकसित करना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए अवलोकन, मापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर बी चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी देखें तो अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना जैसी कौशलों को प्रोत्साहित कर रही है। यानी कि उनमें उनके कौशलों को बहुत अच्छे से निखर के निकल आए। क्वेश्चन नंबर 21 है ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का प्रयोग करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी समाकलित उपागम। कौन सा हो जाएगा? समाकलित उपागम। समाकलित उपागम आखिर है क्या? समाकलित उपागम ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम है जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। किसका करता है? संप्रत्यय और प्रक्रिया। यानी कि संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का भी करता है और उसको प्रोसेस के करने की कला को भी करता है। शिक्षण की इस प्रणाली को ही उपागम कहते हैं। उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों, तकनीकों का उपयोग करता है, वो उपागम ही श्रेणी है। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि उपागम हमें बताती है कि हम कैसे पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वो विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस करती है, तब वो
बीजों को पहचानने और उसका नाम बताने को कहती है, वो शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन कर रही है। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वो विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वो बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। यानी कि पहले वो शो करती है, उसे प्रदर्शित करती है, दिखाती है, तब उसका नाम बताने को कहती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हुआ था? प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में टीना का कथन कौन सा है होगा? इसके ऑप्शन को देखते हैं। जांच सूचियों का आसान है, जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, या जांच सूचियों छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है, या ऑप्शन नंबर डी है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आप जब किसी बच्चों का अच्छे से ये मेमोराइज कर लेंगे कि वो उसका ज्ञान किस स्तर तक अर्जित हुआ है, तभी उसको आप अगले क्लास में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का उदाहरण है? यानी कि जिससे कि आप संवाद कर सकते हैं, डायलॉग की बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ये कोई जरूरी बात नहीं कि उसको चित्र को एकत्र करने के लिए कह दिया जाए। विद्यार्थियों के आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यात्रा का विषय पढ़ाते समय शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। यह उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। परस्पर संवादात्मक शिक्षण निर्देशन देने का एक साधन है, जिसके द्वारा शिक्षक नियमित रूप से शिक्षक छात्र की बातचीत, छात्र की बातचीत, श्रव्य दृश्य के उपयोग और हाथों के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को उनकी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप में शामिल करते हैं। छात्रों को लगातार सक्रिय प्रतिभागी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिकांश समय संवाद निम्न माध्यम से की जाती है। संवाद के माध्यम क्या हैं? शिक्षक छात्र की बातचीत, या छात्र बातचीत स्वयं में बात करें, या सिर्फ दृश्य वीडियो का उपयोग करें, यानी कि कोई सुनने वाला चीज़ का प्रयोग करें या देखने वाले का प्रयोग करें, या व्यवहारिक प्रदर्शन और अभ्यास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपनी चीज़ें जैसे कि कलेडी, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि मिली कोई एक बालिका है जो अपने गैजेट को, जो अपने सामान को और विद्यार्थियों में और सहपाठियों में साझा नहीं करना चाहती है, तो अध्यापिका क्या करेगी? मिली को समझाइए कि वो अपनी वस्तुएं दूसरों से साझा करे, या अन्य सभी छात्रों को समझाइए कि वो मिली के स्वायत्तात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें, या कि अध्यापकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगी, या ऑप्शन नंबर डी है क्या है? मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कहने का आशय ये है, जब आप विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे तो मिली खुद अवलोकन करेंगे कि सभी लोग हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब वो उस चीज़ को अवलोकन करेगी, देखेगी, समझेगी, तो उसमें ये भावना जागृत होगा कि वो अपने सामान को भी और अपने सहपाठियों में सहभागिता के रूप में कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी, कविताएं और असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं की जरूरतें पूरी हो सकें। पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए।
संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में शब्दावली का प्रयोग किया जाए। ईबीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत का आकलन हो। ये जरूरी नहीं है कि उसके मानकीकृत आकलन का होना ही जरूरी हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, ऑप्शन नंबर ये और सी, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा, ये और सी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके संदर्भ में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है कि जो निम्न है: कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं की जरूरतें पूरी हो सकें। नेक्स्ट, संदर्भ की समीक्षा को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। ईबीएस प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो विज्ञान, भौतिक, रासायनिक और जैविक, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र आदि और पर्यावरण शिक्षा के अंतर्दृष्टि प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा ईबीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? इसमें आपको बताना कौन सा ईबीएस के शिक्षण के उपागम है ही नहीं। तो रोल प्ले या भूमिका निभाना, सर्वेक्षण करना तो हो ही जाएगा, क्षेत्र भ्रमण ये भी हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन ये भी हो जाएगा, और संवादात्मक शिक्षण यानी कि डायलॉग टेक्नोलॉजी ये भी, डायलॉग टीचिंग, ये ऑप्शन नंबर ये ही इसका आंसर होगा, यानी कि रोल प्ले प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में नहीं किया जाता है, ये थोड़ा उच्च स्तर के विद्यार्थियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सीना दृष्टिबाधित है तथा ईबीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगे? यानी कि सीना जो बालिका है वो दृष्टिबाधित है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो भी जाना चाहती है, तो आप करेंगे क्या? फर्स्ट ऑप्शन है, उसके अभिभावकों से कहेंगे कि उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। ये तो कोई होगा नहीं, निगेटिव की बात कर रहा है। जहाँ भी निगेटिव की बात करेगा तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ये नंबर ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। बी की बात करें, उसके अभिभावकों को सलाह दें कि उसे जाने की अनुमति दें। हाँ, ये भी ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये भी उतना उपयुक्त नहीं है। सी नंबर की बात करें तो उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वो यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे। हाँ, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा के संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हो जाएगा। सी और डी इसमें किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये में है, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन ईवीएस के भावात्मक पक्ष के संबंधित आकलन का संकेतक है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। साथ मिलकर काम करना सीखना, शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। साथ मिलकर काम करना सीखना ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। आकलन केवल अधिगम को मापने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। आकलन सांकेतिक प्रगति को संदर्भित करता है जो छात्रों की मौलिक क्षमताओं और कौशलों की पहचान करता है और वांछित परिणाम की ओर ले जाता है। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य किसी वस्तु, विचार या अभिव्यक्ति को देखकर बनने वाली धारणा से है। यह अभिरुचि, अभिवृत्ति, भावनाएं, संवेदनाएं तथा मूल्यों से जुड़ा होता है। इससे छात्रों के भावात्मक गुस्सा, प्यार और उत्तेजित होना आदि रूप का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वो अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर पा रही हो या कर रहा है या कर पा रही है? कौन सा हो जाएगा? प्रदर्शन कौशल। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वो अपने प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, जबकि बालक अपने सुनने का कौशल, विवेचना कौशल और समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बेहतर कर रहा है। प्रश्न कौशल परिस्थितियों, वस्तुओं, अवधारणाओं और विचारों के बारे में प्रश्नों को तैयार करने से है और जवाब देने की क्षमता को संदर्भित करता है।
प्रश्न स्वयं से या अन्य लोगों से प्राप्त हो सकते हैं। ईवीएस शिक्षण में कक्षा की पूछताछ की तकनीक का उपयोग सीखने में उत्सुकता जागने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करिए। और हाँ, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि हम 20 अगस्त के पहले पहले जितने भी 2022-2023 में ईवीएस के प्रश्न सीटेट ने पूछे हैं, उन सभी प्रैक्टिस को हम अपने इस वीडियो पर, अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से नंबर गेन कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।